हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं अपने इस चैनल पे आपको पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरमीडिएट फाइनल ईयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमने 5 वीडियो लेक्चर पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हो वो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहले प्रीवियस जो पार्ट है वो जाके देख लें, तब उनको आज की बातें अच्छे से समझ में आएंगी। फिलहाल शुरू करते हैं समय बिना नुकसान किए। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो देखिए इसको बताने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप स्टेडियम देखे होंगे क्रिकेट का, तो स्टेडियम में आप देखे होंगे कि एक बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री के अंदर खिलाड़ी क्या होते हैं, क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आप देखे होंगे कि जो बैटमैन है जो बॉल को हिट करता है, तो जब इस ग्राउंड के बाहर एयर टू एयर जब वो जाता है, हवा में गिरता है बाहर, तो 6 कहते हैं। जब इसको जमीन से होते हुए जब इसको क्रॉस करता है तो आप क्या कहते हैं कि 4 रन है। तो आप ये समझें कि जब ये परिसीमा, ये जो बाउंड्री लगाई गई है, अगर इसको हटा दी जाए, अब आप उसी बैट्समैन से कहिए कि आप 6 और 4 लगाइए, तो वो क्या करेगा बेचारा, कहाँ 6 और 4 मारेगा, खुद उसे पता नहीं कि कहाँ पे मारेंगे तो 6 रन मिलेगा। कितना भी जोर से मारा, मान लीजिए स्टेडियम के बाहर चला गया, तब भी अंपायर ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि हम 6 दे कहाँ भाई। तो एक बाउंड्री का मतलब है कि वो बता रहा है कि आपको इसी के बाहर जब गेंद जाएगी, ये बाउंड्री लाइन क्या कर रही है, स्टेडियम में बैठे हुए लोगों को और इस ग्राउंड को दोनों को अलग कर रही है। यानी ये बाउंड्री बता रही है कि इसके अंदर केवल खिलाड़ी ही रह सकते हैं, इसी के अंदर गेम होना है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट वैद्युत क्षेत्र का भी है। वैद्युत क्षेत्र का क्या कॉन्सेप्ट है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र पहली बार किसके कारण होगा, तो किसी चार्ज के थ्रू होगा। इलेक्ट्रिक का मतलब ही होता है चार्ज। अब उस चार्ज का एक अपना फील्ड होगा, चार्ज का एक अपना फील्ड होगा, जिसमें हम कोई दूसरा चार्ज जब लेके जाएंगे उसके अंदर लेके जाएंगे। यहाँ पे कोई चार्ज है, कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। आपको बताया गया है कि 2 चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो उनपे फोर्स लग रहे होंगे और उन फोर्स को हम कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। बट यहाँ पे ये जो चार्ज है, मैं कह रहा हूँ कि इसके फील्ड से बाहर है, तो इस चार्ज के थ्रू इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। लेकिन जब हम इसके अंदर ले जाएंगे तो ये चूंकि पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश या आवेश समुदाय के, कोई जरूरी नहीं कि केवल चार्ज Q हो, Q2, Q3, Q4, बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश ले जाने पर हमें अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का अनुभव हो, कूलम्बिक फोर्स का अनुभव हो, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव हो, तो उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। मैं आपको इसके डेफिनेशन लिख देता हूं, आप उसे लिख लीजिए। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, जिसमें अन्य आवेश ले जाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है। बता दो, इसको नोट कर चुके होंगे आप। तो हमारा जो हेडिंग है वो है वैद्युत बल रेखाएं। अभी आपने देखा कि किसी भी आवेश का एक अपना फील्ड है जिसको हम वैद्युत क्षेत्र के नाम से जान रहे हैं। तो अगर हम कोई आवेश लिए हैं
तो मैं कह रहा हूं उसका एक अपना फील्ड है, तो उसको कुछ नंबर ऑफ लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का निरंतर प्रदर्शन करती हैं तथा इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींचा गया टेंजेंट, खींची गई स्पर्श रेखा, इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर स्थित आवेश को, उस पर स्थित परीक्षण आवेश या आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है, बल की दिशा को बताता है। तो मैंने आपको क्या बताया, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का निरंतर प्रदर्शन करती हैं, वो क्या करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। और इसकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर स्थित धन आवेश, आवेश की जगह धन आवेश लिख लें, उस पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हो गई, सेम उसी तरह से जैसे मैंने कहा कि स्टेडियम है और क्रिकेट ग्राउंड है, तो उन दोनों को अलग करने के लिए एक बाउंड्री बनाई गई है। वो बाउंड्री बता रही है कि ये हमारा पूरा क्रिकेट ग्राउंड है, बाहर जो है वो स्टेडियम है, उसमें दर्शक रहेंगे, बाकी इसके अंदर जो मैच खेलने वाले हैं वो खिलाड़ी रहेंगे। तो वो सेम उसी तरह से कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं, वो हमें दिखाई नहीं देंगी, लेकिन वो इमेजिनरी लाइंस क्या करेंगी, प्रैक्टिकली पाया गया कि वो इमेजिनरी लाइंस जो है वो वैद्युत क्षेत्र का निरंतर प्रदर्शन कर रही है, जिस पर धनावेश गति करता है, और वो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। पॉज करके इसको नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। पहले नंबर पे हम देखें तो पहले नंबर पे हमें कुछ इस तरह से समझना होगा कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह किसी भी चार्ज बॉडी से हमेशा परपेंडिकुलर निकलेंगी। तो अगर पॉजिटिव है तब तो प्लस आवेश से वो क्या होती है, धन आवेश से निकलकर अनंत तक जाती है। तो पहला नंबर ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से निकलती हैं, ठीक है, और ऋण आवेश में समाप्त होती हैं या ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। कुछ यूं कहा जाए, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से क्या होती हैं, निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। पहला नंबर आप इसे नोट कर लें, नंबर वाइज करके आप लिखते जाएं, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता रहूंगा। पहले नंबर पे लिख लें कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। पहले पॉइंट पे ये बना लें। चलिए दूसरे नंबर पे आएंगे। दूसरा नंबर ये कहता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। मान लीजिए ये धनावेश है, ये ऋण आवेश है, सॉरी। तो अगर मैं कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करूं, ध्यान से देखिए मैं जो कर रहा हूं उसको,
अब आप इस फिगर को देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और ये बंद वक्र भी नहीं बनाती हैं, क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है। अब अगली बात ये देखें कि एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है ये, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये धनावेश से निकल रही हैं और ऋण आवेश में प्रवेश कर रही हैं, तो ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उन पर खींची गई, उनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। मैं कहता हूं यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q, आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, जो ये टेंजेंट का डायरेक्शन है वो इस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। अब यहां पे ये समझ तो गए हम, लेकिन अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताइए या अपने उत्तर का कारण दीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो मैंने आपको अभी समझाया कि क्यों नहीं काटेंगी, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये मैं पॉइंट P ले लूं, इस पे कोई चार्ज रख दूं, तो यहाँ पे मैं टेंजेंट एक ड्रॉ करूंगा, फोर्स इधर लगेगा। इस पॉइंट पर एक और तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस पर फोर्स इधर हो जाएगा। तो अगर ये बाइसेक्ट करेंगी, काटेंगी, तो एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो किसी एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं कह सकता हूं या हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब चाहे तो डायग्राम पॉज करके बना सकते हैं। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तीसरा जो है वो कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। कहता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, सेम चार्जेस हों और या अपोजिट चार्जेस हों, बट हम सेम चार्जेस की बात कर रहे हैं, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ऑफ सेम अपोजिट चार्जेस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ऑन द सेम चार्जेस। दोनों सेम चार्ज है, प्लस प्लस है, मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा, उसका जो मान होगा और इसके जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किसी पॉइंट पर वो बराबर और विपरीत हो जाएगा, जिस पॉइंट को हम कहेंगे उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु पर जब हम कोई चार्ज रखेंगे, ये चार्ज Q रखेंगे, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इस कंडीशन में जो Q1 अपान Q2 का रेशियो होगा वह R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, मान लीजिए ये भी Q आवेश है और ये भी Q है, दोनों का परिमाण समान है, तब जो परिणामी आएगा वो बीच में आएगा, ठीक ठीक बीच में आएगा, मिडिल में आएगा। बट अगर दोनों का मैग्नीट्यूड डिफर है तो वो उसके अकॉर्डिंग R1 और R2 में रिलेशन आपको मिलेगा। तो ये थर्ड पॉइंट में आप बना सकते हैं। अब हम अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे, फोर्थ नंबर में। ये हमारा ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, अगर कहीं पे कहता है कि यहाँ पे जो है इस बाउंड्री लाइन के इधर हर जगह पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें बहुत जगह मिलेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमें समझना होगा, तो हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है, ये आगे मिलेगा हमें। तो जब भी कहेगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र है, सॉरी एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो इसका मतलब कि जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, वो एक दूसरे के समांतर होंगी, पहली बात। और अगर वो एक दूसरे के समांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के बहुत पास पास हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। कहा जाएगा कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर वो बहुत दूर दूर होंगी एक दूसरे से, उनके बीच की गैपिंग बहुत ज्यादा होगी, तो कहेंगे कि वो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वीक है। तो आपको ये दो बातें समझ में आ गई कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो समझ में कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समांतर रेखाएं खींचेंगे, कौन सी रेखाएं खींचेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स खींचेंगे, इमेजिनरी हैं, आप इनको डॉट 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 करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आपको समझ में आई
कि अगर एक दूसरे के पास पास है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, और अगर दूर दूर है तो वीक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। अगला जो पांचवा और छठवां पॉइंट है वो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। पांचवा पॉइंट क्या है, जैसे आप कोई इलास्टिक रबड़ ले लीजिए, आप उसको जब खींचेंगे तो फिर क्या करेगा, वो अपने लंबाई के लेंथ के अनुदिश लीनियर वो क्या करेगा, सिकुड़ने का प्रयत्न करेगा। इसीलिए जो अपोजिट चार्जेस होते हैं ना, अपोजिट चार्जेस, उनमें क्या होता है, उनमें अट्रैक्शन होता है। और दूसरा ये जो है यह अपने लंबाई के लंबवत क्या करती हैं, ये जो रेखाएं होती हैं अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसीलिए जो सेम चार्जेस होते हैं उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो मैंने बताया कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। अगला टॉपिक ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैंने अभी आपको कुछ देर पहले वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था कि किसी आवेश के चारों ओर का हुआ क्षेत्र, इसमें कोई दूसरा आवेश लेके जाए तो उसमें कोई फोर्स एग्जर्ट हो, दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं बात जब कर रहा हूं इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, इंटेंस का क्या मतलब होता है, आप समझते हैं। तीव्रता का क्या मतलब होता है, तीव्रता का मतलब यहां से है हाउ स्लो या हाउ फास्ट, कितना फास्ट या कितना धीरे, कितना तेज या कितना धीरे, यही बताता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तीव्रता का सीधा सीधा मतलब है, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो किसी दूसरे चार्ज को कितना तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या कितना तेजी से अपने से दूर भगा रहा है, उसके अपनी ओर खींचने और दूर करने की जो क्षमता है, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो बताता है। इंटेंस कितना फास्ट, कितना स्लो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, वही कहलाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, तीव्रता का मतलब हो गया कि किस मैग्नीट्यूड के साथ, किस इंटेंस के साथ उस चार्ज को वो फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। जैसे मैं कंसीडर करता हूं कि मान लीजिए कि ये एक चार्ज है प्लस क्यू, इसका एक अपना फील्ड है, दिस इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है Q0, पॉजिटिव चार्ज है। देखिए Q0 को मैं क्या अब इसके बारे में थोड़ा आपको समझा दूं। दिस इज द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज हिंदी में कहते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। इसकी प्रॉपर्टीज जान ले। पहला नंबर, इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट इसका याद रखें इसके बारे में कि इसका अपना कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा, इसका अपना कोई परिमाण नहीं होगा, मैग्नीट्यूड नहीं होगा। और तीसरी बात, यह सदैव धनात्मक होगा, यह सदैव धनात्मक होगा। तीन बातें आपको टेस्ट चार्ज से याद रखनी है, परीक्षण आवेश से याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है कि जो टेस्ट चार्ज होगा उसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, उसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, उसका अपना कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा, और वो सदैव धनात्मक होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। टेस्ट चार्ज को कुछ मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ, जनरल रूरल एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे घरों पे जब खाना बनता है तो मम्मी चावल बना रही होती है, तो चावल को चेक करने के लिए कि चावल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या करते हैं, पूरे चावल को बिखेर करके पूरे एक दाने को टच करते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। क्या करते हैं, उस चावल के कुछ पार्टिकल्स को लेकर के उनको अपने हाथों पर ऐसे मम्मी रख करके, या जो भी घर का सदस्य जो बना रहा हो, चाहे सिस्टर बना रही, मम्मी बना रही, तो उसको ऐसे रब करती हैं। तो अगर वो अच्छे से हल्के हाथ से भी वो रब हो जा रहा है अच्छे से, तो कहते हैं कि वो हो चुका है, हाथ से वो टच करके बता देती है। तो 2-3 चावल के दानों को जो टच कर रही हैं वो उनके लिए क्या है, टेस्ट चार्ज है। अब खुद सोचिए कि उन 2-3 दाने जो चावल के हैं जो पके हुए हैं, क्या उनका अपना कोई अस्तित्व है, मैग्नीट्यूड है? उसको किसी को परोस दीजिए तो खाने के बाद उसका पेट भर जाएगा, तो कहेगा यार क्या मजाक कर रहे हो। तो वो अपना कोई मैग्नीट्यूड नहीं रखते हैं। तो इसीलिए जो टेस्ट चार्ज होता है उसका अपना कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, इसीलिए उसका अपना कोई फील्ड नहीं होता है
और वो हमेशा कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव ही लिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये मैंने कहा कि ये कोई चार्ज है, इसका अपना फील्ड है, इसमें हम टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं। जैसे ही ये टेस्ट चार्ज उस फील्ड के नजदीक जाएगा, जैसे ही ये टेस्ट चार्ज इस फील्ड के नजदीक जाएगा, मान लीजिए यहां आ गया, तो इस टेस्ट चार्ज पर यह जो हमारा चार्ज है वो क्या करेगा, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा ऐसे, ठीक है, दिस इज द फोर्स F। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे डिफाइन करेंगे, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको E से रिप्रेजेंट करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दिखाएंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो होगा वो वैद्युत बल F जो लग रहा है उन दोनों आवेशों के बीच, और उस आवेश, उस परीक्षण आवेश के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, कैसे डिफिनीशन इसका दे सकते हैं, हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश, भाई बाहर रहेगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, जब यह आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा तब तो फोर्स लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसी राशि है, तो हम कह सकते हैं कि यह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है, यह सदिश राशि है, ठीक है। पहली चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलॉम, न्यूटन प्रति कूलॉम। इसका और क्या मात्रक हो सकता है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि कूलॉम होता है ए आई इंटू टी, Q इक्वल टू आई इंटू टी। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं पढ़ा है तो फिर जो चीजें बीच में आएंगी, जो पिछले क्लास में पढ़ा दी गई है, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप प्लीज YouTube पर आलम फाउंडेशन क्लासेस टाइप करें, जाएं, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पढ़ें, तो आपको ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं और अच्छे से समझ में आएंगी। वहां मैंने बताया था Q बराबर I इंटू टी होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो यहां से मात्रक आ गया न्यूटन प्रति एम्पियर सेकेंड या न्यूटन प्रति कूलॉम, ठीक है। ये एक सदिश राशि हो गई। इसका जो बीमा आएगा, डायमेंशन आएगा, इसका जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। फोर्स का डायमेंशन होता है mLT पर -2, चार्ज का डायमेंशन होता है AT। तो यहां से मुझे जो डायमेंशन फार्मूला मिल जाएगा mLT पर -3, A पर -1, ये मुझे मिल जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। तो इतना नोट करिए, फिर आगे कुछ बात करते हैं इससे रिलेटेड। नोट हो गया। अब इसके आगे देखिए, अगर कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इससे रिलेटेड, अदरवाइज आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं मिल सकती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज है तो इसका डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज रखा है, बहुत इत्मीनान से समझिए, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट है आपके लिए, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक। आपसे पूछता है कि इस पॉइंट P पर इस चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। फिर मैं बता देता हूं, आपसे पूछता है कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताइए। क्या मैं पूछ रहा हूं, इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताइए। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। या आपसे कह देगा कि इस माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताइए। बहुत आसान है। आपको एक बात याद रखना है कि जैसे आपने पिछले लेक्चर में आपने किसका डायरेक्शन फाइंड किया था, फोर्स का डायरेक्शन। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो बल की दिशा होती है वो क्या होती है, उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगती है। सेम वे अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज हम Q0 मानेंगे, तभी तो इस पर लगने वाले फोर्स के बारे में हम समझने की कोशिश कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान देना होगा। तो अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज Q0 है तो ये इस पर फोर्स किधर एग्जर्ट करेगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। और एकदम याद रखने वाली बात है, जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। अब ध्यान दीजिए, माइनस क्यू है, यहाँ पे रखेंगे Q0, कोई टेस्ट चार्ज, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा।
क्योंकि ये माइनस Q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही हो जाएगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि प्लस आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता की दिशा क्या होगी? दिशा आवेश से दूर होगी। और उसके बाद जो दूसरा आएगा वो क्या है? माइनस Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता की दिशा क्या होगी? आवेश की ओर होगी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आप इसको पॉज करके आसानी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ एक बात और आप समझ लें, यहां से आप एक बात और समझ लेंगे, F इक्वल टू अगर आपने पढ़ा है, सॉरी E इक्वल टू पढ़ा है वेक्टर F अपान Q0, तो यहां से वेक्टर F बराबर क्या पढ़ लेंगे? Q0 इंटू वेक्टर E। तो किसी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, और उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे। किसी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है? Q इंटू E। ये आगे यूज होगा मैग्नेटिज्म में। तो आप ये समझिए कि किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें फोर्स क्या लगेगा? Q0 इंटू E। तो मैंने आज आपको पढ़ाया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 4 बिंदुओं पर हमने आज चर्चा की। पहला जो बिंदु था हमारा वो था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूसरा था वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तीसरा था वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, और चौथा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। आज मैंने सिर्फ इतनी बात की कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कल जब हम अगले लेक्चर में जाएंगे तो अब हम आपको बताएंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट कंडीशंस, कॉइल चार्ज के थ्रू निकालेंगे, एक सर्कुलर रिंग होगा उस पर चार्ज फैला होगा उसके थ्रू निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, किसी सीट, किसी कोई चादर होगी, कोई प्लेट होगा उस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और उसके थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, इसके एप्लीकेशंस मिलेंगे हमें, और उनको पहले समझेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आज मैंने जितना पढ़ाया उसको प्लीज अच्छे से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, बुक्स की भी हेल्प लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसी का नोट्स बनाइए। देखिए प्रॉपर तरीका है कि आप मेरे जो लेक्चर हैं उनको देखते भी रहिए और साथ साथ बुक को लेकर के उन टॉपिक्स को उनसे स्टडी करिए, तो आपको ज़्यादा बातें क्लियर होंगी। कुछ नई बातें अगर आपको मिल रही हैं उस बुक से तो प्लीज़ उसको अपने नोट्स में राइट डाउन करिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके लोगों से सब्सक्राइब कराइए ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, बेनिफिट रहेगा। इस चैनल के माध्यम से उनको भी क्लासेस मिलती रहेंगी। 9 to 12 क्लास 9 से 12 तक की कक्षाएं इस चैनल पे मिलेंगी आपको। तो आप प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।